बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। या क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आप किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में है तो को करिकुलर में एक जो है क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल आपका बेसिकली ये है नहीं, लेकिन बहुत पुराना चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है बीए करियर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करता है? बताएं, अध्ययन है। आंखों के माध्यम से जब बातें होती है यानी आई कांटेक्ट के माध्यम से बातें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उसको बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं आंखों के माध्यम से जब हम अशाब्दिक संचार करते हैं। ठीक है, अशाब्दिक मतलब कि बिना शब्द के माध्यम से संचार करना अशाब्दिक संचार होता है। तो जब हम आंखों के माध्यम से देखते हैं और आंखों से आंखों में बातें हो जाती हैं उसी को ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था इसी को लेकर के कि बिहारी लाल का एक दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भुवन में करत है नैनन ही सौबात। इसमें किस प्रकार की बातें हो रही हैं? तो ये अशाब्दिक संचार है जिसमें एक नायक नायिका बैठे हैं और बिना एक प्रकार से बोले सारी बातें उनकी आंखों के माध्यम से हो जाती हैं। नायिका और नायक आंखों में देख देख करके एक दूसरे के सारी बातें कर लेते हैं, उनके सगे संबंधी सब बैठे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से ओक्यूलेसिक्स प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हेपेटिक्स क्या होता है बेटा? हेपेटिक्स की अगर बात करें फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, हेपेटिक्स क्या होता है? हेपेटिक्स मतलब होता है जब आप किसी को छू करके यानी कि छू करके ही स्पर्श करके जब आप करते हैं किसी चीज को, जैसे आप किसी को सांत्वना देना है तो आप उसको छू करके थोड़ा गले लगा करके या स्पर्श करके हाथ पकड़ करके, तो स्पर्श के माध्यम से जब अशाब्दिक संचार होता है तो उसको हेपेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिक्स जो होता है, क्रोमेटिक्स क्रोमेटिक्स बेटा होता है रंगों के माध्यम से, यानी रंगों के माध्यम से जो संप्रेषण है संचार होता है कम्युनिकेशन होता है उसको क्रोमेटिक्स कहते हैं। और बची रही बात क्रोनेमिक्स की, क्रोनेमिक्स जो होता है जब समय यानी कि जब भी संचार में समय की बात की जाए यानी टाइम की बात हो रही हो तो वहां पर क्रोनेमिक्स होता है, यानी टाइम के माध्यम संचार, तो क्रोनेमिक्स होता है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रंगों से संबंधित संप्रेषण है? विज्ञान बताएं। रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक्स बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया बी ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समय के प्रयोग से संबंधित अशाब्दिक संचार है? बताएं। समय के प्रयोग से संबंधित अशाब्दिक संचार कौन सा है? समय के प्रयोग से संबंधित तो वो है क्रोनेमिक्स। ठीक है, हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर क्रोनेमिक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीव्र गति से बढ़ेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस हम आपको 20 से 25 मिनट में आपको समझा देंगे बहुत ही तीव्र गति से। क्रोनेमिक्स का उदाहरण इनमें से बताएं। क्रोनेमिक्स का उदाहरण इनमें से क्या है बेटा? क्रोनेमिक्स का मतलब होता है जैसे वेटिंग टाइम, किसी का आप वेट कर रहे हैं, बातचीत का समय भी उसमें शामिल है और कार्य का समय यानी कि बातचीत करने का जो हमने काम किया वो। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी चीजें। क्रोनेमिक्स को भी कहा जाता है, क्रोनेमिक्स को क्या कहते हैं? समय भाषा। क्रोनेमिक्स को टाइम लैंग्वेज भी कहते हैं, समय भाषा भी कहते हैं। अच्छा, गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को कहते हैं। गंध माने की होता है सूंघना या इसके एक प्रकार से जैसे गंध या सूंघने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को आल्फैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्फैटिक्स बोलते हैं। हाइपेटिक्स छूने से होता है, क्रोमेटिक्स जो होता है, क्रोमेटिक्स जो होता है बेटा रंगों से होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्रोनेमिक्स जो होता है वो समय इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? पॉजिटिव जो है चेहरे का भाव है, फेस जो पॉजिटिव आपका एक्सप्रेशन देता है वो होता है सुनते समय जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं और अपना सर हिलाते रहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, ऐसे करके तो वो आपकी सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आएगा प्रश्न। सीधी शारीरिक मुद्रा आपका आत्मविश्वास दर्शाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है? सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को नेत्र से संपर्क बनाए रखना यानी आई कांटेक्ट, लगातार नजरों से नजरें मिलाए रखना ही एक प्रकार से सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संकेतों का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें आवाज में परिवर्तन, दर, मात्रा तथा ठहराव का उपयोग शामिल होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसी को पार भाषा कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपेटिक्स अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो क्या करता है?
फटाफट से आप बताने का प्रयास। हाइपेटिक्स अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो संवाद करने के लिए स्पर्श का प्रयोग करता है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अशाब्दिक संचार में स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को हाइपेटिक्स कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा? दैहिक भाषा, यानी कि इसको बोलते हैं दैहिक भाषा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संवारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो कि, संवारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो कि क्या है बेटा? सचेत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है? गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व इनमें से कौन सा बेटा? जैसे वक्ता का इशारा या गति जो होती है वो गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को छोड़ करके सभी गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं। किसको छोड़ करके? देखिए, इशारे, चेहरे के हाव भाव और स्पर्श, ये सब गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फोन संदेश जो होता है मौखिक संचार होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। इसी को छोड़ करके बाकी तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संचार में आवाज का सुर, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल होते हैं। ये अशाब्दिक संचार में शामिल होते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत कहां से होती है? तो व्यक्तित्व के निर्माण की जो शुरुआत होती है बाबू, वो कहां से होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व के निर्माण की जो शुरुआत होती है अपने परिवार से ही होती है। ए ऑप्शन, ये क्वेश्चन सभी आया हुआ आपकी बार। अगला क्वेश्चन से, आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है वो सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। ए ऑप्शन। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। किसने कहा था? गिलफोर्ड नाम के विद्वान ने कहा था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा आज देने जा रहे हैं तो आप एक बार रिवीजन करके इसको जाइएगा। अगला क्वेश्चन इसीलिए तीव्र गति से बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है, वुडवर्थ ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है? किसने कहा था? वाटसन नाम के विद्वान ने कहा था। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति की विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केम्फ महोदय ने कहा था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व होता है? इसको बोरिंग नाम के विद्वान ने कहा था। अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित शक्तियों का या प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन ने कहा था। दैट इज मोस्ट बाकी बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पोर्ट ने कहा था। यह भी प्रश्न की बार परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति की क्या किस परिस्थिति में क्या करेगा? ये केटल ने कहा था। अगला क्वेश्चन से, व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। किसने कहा था? डेसिल नाम के विद्वान ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसके दृष्टिकोण से व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है या पूर्णता का प्रतीक है? तो दृष्टिकोण होता है आपका दार्शनिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण या क्योंकि जिसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है? तो होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वह गुण जो बालक या व्यक्ति को अपने माता पिता पूर्वजों से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा वंशानुक्रम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार, ये किस कारक के अंतर्गत आते हैं उसको प्रभावित करने के लिए? ये सब वातावरण है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हो, याद कर लीजिएगा। चले, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता ये सब शामिल होते हैं? तो ये सब मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक या प्रणेता कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये भी क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आया हुआ है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन की कितने वर्ष व्यक्तित्व के निर्माण में इंपॉर्टेंट माने हैं? प्रारंभिक 5 साल। ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आया हुआ है। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेसमर नाम के व्यक्ति ने वर्णित किया है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। क्रेसमर महोदय ने व्यक्तित्व कितने भागों में बताया है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्रेसमर महोदय ने व्यक्तित्व कितने भागों में बताया है? क्रेसमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, किसने? क्रेसमर ने 4 भागों में बांटा है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
क्रिसमस ने 4 भागों में, एक तो एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक और चौथा डिस्प्लास्टिक, 4 भागों में क्रिसमस ने बांटा है। सेल्डन ने कितने भागों में बांटा? सेल्डन ने 3 प्रकार से बांटा बेटा, एक्टोमार्फिक, एंडोमार्फिक और मेसोमार्फिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके अलावा जो है कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कितने बांटा है? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। संचार के गतिशील प्रक्रिया के मॉडल के प्रतिपादक, संचार के गतिशील प्रक्रिया मॉडल के प्रतिपादक है कौन? उनका नाम है बर्लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का निर्माण किसने किया था? संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का निर्माण किसने किया था? जॉन बेनबर्ग और विलियम चिलमोंट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है किसके माध्यम से? बताएं। ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आया हुआ, प्रक्रिया प्राप्त होने पर पूर्ण होती है। ये क्वेश्चन आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे दिया जाता है या उसे किया जाता है? अदृश्य संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे दिया जाता है, उसको किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको देखें, डिकोड किया जाता है। डिकोड कौन करता है बेटा? डिकोड कौन करता है? तो आदर्श संचार को स्वरूप प्रदान करने के लिए डिकोड कौन करता है? वो जो सेंडर होता है, भेजने वाला होता है। संदेह के परिप्रेक्ष में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संदेह के परिप्रेक्ष में प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कहते हैं। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका, फिडलर मॉडल संबंधित है। फिडलर मॉडल जो है नेतृत्व से रिलेटेड है। ए ऑप्शन। प्रभावपूर्ण संदेश के सेवन सी में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में आता है। 7C में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, अस्पष्टता, पूर्णता, संक्षिप्तता शामिल है, उत्तर नहीं शामिल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण संचार के प्राइड प्रतिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वर्धमान और वर्धमान। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 7C का प्रथम सिद्धांत क्या है? 7C का प्रथम सिद्धांत होता है पूर्णता। बी ऑप्शन राइट आंसर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। संदेश की पूर्णता में 5W में से कौन सा नहीं है? देखिए, कब, कौन, कहां, ये तीनों शामिल है, किसी नहीं शामिल है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रभाव संचार में आवश्यक तत्व तो नहीं है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। प्रभाव संचार में आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा शामिल? देखिए, अच्छा श्रोता, नम्रता और शारीरिक भाषा को उचित प्रयोग, तीनों सही है। द्विअर्थी भाषा का प्रयोग गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी बात है आप स्पष्ट हो, पूर्ण हो और संक्षिप्त। बिल्कुल, डी ऑप्शन सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राइड प्रतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वर्धमान और वर्धमान ने किया था। कब किया था? 1973 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1973। प्राइड में पी का मतलब क्या होता है? प्राइड का मतलब होता है, पी माने होता है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का ये जीवन रक्त होता है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। परीक्षा में आपकी बार क्वेश्चन आया हुआ है और पिछले 2-3 सालों में आया हुआ क्वेश्चन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बाबू। प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रभावपूर्ण संचार के 7C से संबंधित है? 7C से इनमें से क्या संबंधित है? देखिए, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण के 4 यश कौन कौन से हैं? देखिए, संप्रेषण के 4 यश है। पहला संक्षिप्तता, दूसरा साधारण, तीसरा शक्ति, चौथा निष्ठावान। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जब प्रेरक द्वारा जब प्रेषक के द्वारा भेजने वाले के द्वारा प्रेषित संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस प्रकार का संदेश क्या कहलाता है? इस प्रकार के संदेश को भ्रमित संचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यदि आप लिंक्डइन पर किसी नौकरी की पोस्ट देखते हैं जिसमें आपकी रुचि है, तो अपनी रुचि व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से ऑप्शन में से क्या होगा? अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे तो आपको सबसे पहली जरूरत क्या होती है? आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो आपका आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, सीधे जॉब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, बिल्कुल गलत है। नियुक्ति प्रबंधक को कनेक्शन अनुरोध भेजे, नहीं। रुचि दिखाने के लिए पोस्ट को लाइक करें, नहीं। अपनी रुचि और योग्यता को व्यक्त करते हुए अपनी योग्यता भी बताएं और रुचि भी व्यक्त करें और उस पोस्ट पर टिप्पणी करें। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर और डी ऑप्शन ज्यादा बेटर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति तक पहुंचना होता है? तो होता है समूह समस्या समाधान। ठीक है, समूह समस्या समाधान में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित होती है? तो होती संगोष्ठी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक संगोष्ठी में सामान्यतः शामिल होते हैं। एक संगोष्ठी में एकल वक्ता होता है जो किसी विषय को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
फिश बाउल चर्चा क्या होती है? फिश बाउल चर्चा में क्या होता है बेटा, इसमें एक घेरे में एक प्रकार से प्रतिभागी एक घेरे में बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, समूह चर्चा में पहला चरण क्या होता है? समूह चर्चा में पहला चरण होता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की क्या भूमिका होती है? मैत्रीपूर्ण संबंध को चर्चा के बीच में बनाए रखना, इसी को आइस ब्रेकर कहा जाता है। समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपसी निर्णय और समाधान पर पहुंचना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन किन आधार पर किया जाता है? तो उनको उनके सुनने का क्या कौशल रहा और उनकी भागीदारी समूह चर्चा में क्या रही है, इन दोनों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल है? समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? देखिए, अशाब्दिक संचार एक प्रमुख कौशल होता है। सी ऑप्शन। किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव और राय साझा करते हैं? वाद विवाद, पैनल चर्चा, संगोष्ठी या मस्तिष्क उद्वेलन, किसमें? तो समूह चर्चा के अपने व्यक्तित्व अनुभव और राय साझा करते हैं मस्तिष्क उद्वेलन में। एक पैनल चर्चा में प्रतिभागी क्या करते हैं? किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार को साझा करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसको मतलब व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है? व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? सिगमंड फ्रायड को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गुण एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे अच्छा वर्णन करता बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वो होता है बेटा क्या? समाज केंद्रितता, यानी समाज को ध्यान में रख करके बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है समाज में बोलचाल, सबसे बातचीत करता है, सभी से हंसता है, सभी से एक प्रकार से संबंध होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं, अपने में खुशी रहते हैं, शर्मीलापन होता है, अलगाव रहते हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं। क्रिस्मर ने मतलब इसको क्या नाम है, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के मतलब व्यक्तित्व का दो भागों में बांटा था, एक आंतरिक मतलब एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से क्रिस्मर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। देखिए, क्रिस्मर ने कौन सा प्रकार नहीं दिया था? एस्थेनिक टाइप नहीं बताया था, बाकी तीनों बताए हैं। 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए क्रिस्मर ने। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन परीक्षण, इसको टीएटी कहते हैं, थियोमेट्रिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इसको एक प्रकार से जो टीएटी परीक्षण होता है, इसका ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रक्षेपी टेक्निक है, व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपी टेक्निक होती है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की अगर बात की जाए तो 14 साल से ऊपर वाले बच्चों का इन पर टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं थियोमेट्रिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको दिया किसने है कि बेटा, मार्गन एंड मुरे ने दिया है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। देखिए, टीएटी का पूरा नाम होता है थियोमेट्रिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इसको दिया किसने है परीक्षण? मार्गन एंड मुरे ने दिया है। ये बात और सीएटी क्या होता है? चाइल्ड एप्रोसिएशन टेस्ट होता है, जो 3 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों का व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको दिया था लियोपोल्ड बेलक ने, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण। सीएटी लियोपोल्ड बेलक और टीएटी मार्गन एंड मुरे ने दिया है। सीएटी बच्चों के परीक्षण के लिए होता है, 3 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों का परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जबकि टीएटी में 14 साल के ऊपर के बच्चों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोसा ने दिया था। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण इनमें से कौन सा है? व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण इनमें से जो है आपका कौन सा होगा? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताएं क्रेस्मर ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व माप की बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि चाइल्ड एप्रोसिएशन टेस्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था, तो किसने दिया था? ब्लॉक ने। ठीक है, किसने दिया था बेटा? ब्लॉक ने दिया था। ठीक है, लियोपोल्ड ब्लॉक ने सीएटी परीक्षण दिया है, मार्गन एंड मुरे ने टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण दिया है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आ चुका है। एमएमपीआई एक परीक्षण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापने के लिए एमएमपीआई का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने और भावात्मक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण, जिसको हरमन रोसा ने दिया था। यह बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है? नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण होता है अविश्वसनीय। बी ऑप्शन। सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? उनमें से क्या शामिल है बेटा? महत्वाकांक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? मनोविक्षुब्धता जो है भावात्मक अस्थिरता की विशेषता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, फटाफट फटाफट से आप देखिए, जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वे अधिक क्या होते हैं? जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वो अधिक लोग क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। सहमत होना एक व्यक्तित्व गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है?
तो गुण होता है परोपकारिता का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा गया, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, कितनी अवस्थाएं बेटा? 8 अवस्थाएं बताइए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई, एरिक्सन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी कारपोरेट संगठन के लिए उपयुक्त ड्रेस है? कारपोरेट संगठन के लिए उपयुक्त ड्रेस होता है व्यवसाय की कोई औपचारिक ड्रेस आप पहने जो व्यवसाय के लिए एक प्रकार से बनाई गई हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिलाओं को इंटरव्यू के समय किस प्रकार के जूते पहनने चाहिए? तो उनको आगे से बंद अंगूठे वाले जूते पहनने ज्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पुरुषों के बेल्ट का रंग चुनाव करते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए? देखिए, बेल्ट का रंग जूते का रंग से मिलता जुलता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत ग्रूमिंग को किसका विस्तार कहा जाता है? तो व्यक्तिगत ग्रूमिंग को व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, यानी कि जो एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता होती है उसी का ग्रूमिंग कहा जाता है। इसी व्यक्तिगत स्वच्छता का विस्तार कहते हैं व्यक्तिगत ग्रूमिंग को। अगला क्वेश्चन से, वह विज्ञान जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल से संबंधित है, क्या कहलाता है? वह विज्ञान जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल से रिलेटेड है उसको व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं, बी ऑप्शन। शरीर को प्रतिदिन के प्रयोग द्वारा स्वच्छ रखना चाहिए, साबुन और पानी से शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दांतों को स्वस्थ मतलब कि स्वास्थ्य बनाना तथा श्वास को दुर्गंध रहित करना क्या कहलाता है? परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। दांतों को स्वस्थ बनाना और श्वास को दुर्गंध रहित करना ये ओरल हाइजाइन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस को बदबूदार होने से कैसे रोका जा सकता है? सांस को बदबूदार होने से माउथ वॉश करके रोका जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता का एक प्रमुख तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता का एक प्रमुख तत्व होता है साफ सफाई करके आप रख सकते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन साफ देखिए स्क्रीन पर आ चुका, पुरुषों के लिए कमीज या शर्ट के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं? इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। पुरुषों के लिए कमीज या शर्ट के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं होगा? देखिए, कॉलर के बटन तक बंद रखें, बिल्कुल ठीक है। पूरी बाहों की कमीज पहने, चेक और गहरे पैटर्न की कमीज नहीं पहने, हल्के रंग की प्लेन कमीज पहने, बिल्कुल। यानी कि 3 सही है आपके, तीसरा वाला जो सी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पुरुषों के लिए कैसा ट्राउजर उपयुक्त होता है? तो ये एक प्रकार सादा और प्लेन ट्राउजर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों के लिए किस प्रकार की जुराबें उपयुक्त नहीं होती हैं? तो जुराबें कौन सी उपयुक्त नहीं होती पूछा गया ना, सफेद जुराबें जो है उपयुक्त नहीं होती हैं। बाकी तीनों जुराबें होती हैं ट्राउजर से मेल खाती हुई, पर्याप्त लंबाई वाली जुराबें और सूती जुराबें आप पहन सकते हैं, जबकि सफेद जुराबें नहीं होती उपयुक्त। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वेशभूषा में स्त्रियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? वेशभूषा में स्त्रियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है भारतीय और पाश्चात्य, दोनों में से कोई भी पहन सकती हैं। निम्नलिखित में से स्त्रियों को किसे पहनने से बचना चाहिए? देखिए, कढ़ाई वाली साड़ी पहनने से बचना चाहिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पर हमारे दूसरे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर देख सकते हैं, को करिकुलर मास्टर चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के। आपका पेपर हो तो मैंने कहा कुछ आपको दे दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।